डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आप सभी स्टूडेंट्स को एक नया कॉन्सेप्ट जो स्कोर मैक्स की साइट से दो अलग अलग तरह के कोर्सेज रन करते हैं, जिसमें एक कोर्स होता है रेगुलर कोर्स जो आपके एकेडमिक पार्ट से रिलेटेड होता है, जो आपके स्कूल और एकेडमिक पार्ट का पार्ट होता है, जिसमें हम बच्चों को स्कूल और बोर्ड लेवल से रिलेटेड प्रिपरेशन कराते हैं। उस पर्टिकुलर कोर्स को रेगुलर कोर्स है, जिसके लिए आपको बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक काफ़ी चैप्टर से रिलेटेड और डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड अभी लेक्चर्स आप लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे। इसी कैटेगरी में स्कोर मैक्स एक और भी कोर्स रन करता है, जिस कोर्स का नाम होता है प्री फाउंडेशन कोर्स, PFC कोर्स। जिस पर्टिकुलर कोर्स में बच्चों को स्कूल और बोर्ड लेवल के अपार्ट कुछ ऐसे चैप्टर्स, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स इन क्लासेस में सिखाए जाते हैं जो बच्चों को 9th और 10th के वेरियस जो स्कूल एग्ज़ाम्स हैं उनके अलावा कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव लेवल पे हैंडल किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पे जिनका प्रेजेंटेशन होता है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। उसमें से जैसे अगर देखा जाए तो मीनवाइल वेरी इंपॉर्टेंट इसमें दो एग्ज़ाम बहुत फेमस एग्ज़ाम्स हैं, एक NTSE नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो ओलंपियाड्स। ओलंपियाड के कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स को अपने स्कूल लेवल पर उन्होंने परफॉर्म किया होगा, उन्होंने टेस्ट दिए होंगे इस तरह से। तो उसी ओलंपियाड लेवल के थोड़े हायर वर्जन पे जाके और साथ ही साथ जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए, उस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए जो हमारा कंटेंट और सिलेबस होता है वो तो स्कूल का ही रहता है, लेकिन उनकी जो मेथडोलॉजी है, उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको सॉल्व करने की जो डिफरेंट शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, ये सब चीज़ें हैंडल की जाती है, परफॉर्म की जाती है इन प्री फाउंडेशन कोर्स में। NTSE एग्जामिनेशन में बच्चों को 10th स्टूडेंट अपीयर्ड जो होते हैं वही स्टूडेंट्स केवल एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं बिल्कुल होता कि 9th क्लास में हमें कुछ भी नहीं पढ़ना। 9th और 10th क्लास का सिलेबस मिलाकर कंबाइंडली पूछा जाता है NTSE एग्ज़ाम में। NTSE एग्जामिनेशन का जो एग्ज़ाम होता है उसका सिलेबस 9th और 10th के सिलेबस को मिलाकर आता है। कुछ पोर्शन 9th का, कुछ पोर्शन 10th का इसमें कवर किया जाता है। और इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर देखा जाए तो क्वेश्चंस सिलेबस वाइज देखा जाए तो 9th 10th का ही सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी, क्वेश्चन थोड़े से लेंदी, और क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस को एज इट इज़ थियोरेटिकल बेसिस पे ना पूछ के सिंगल चॉइस के मल्टीपल मतलब ऑप्शंस आर देयर, उसमें से एक करेक्ट आंसर होता है। तो ऑब्जेक्टिव पैटर्न बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं और क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा ट्रिकी और इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें थोड़ा सा हमारे सब्जेक्ट को एक डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर हम लोग एक आपको लेक्चर्स के थ्रू, इस रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू कुछ वेरियस कॉन्सेप्ट हम कवर करेंगे डिफरेंट क्लासेस के लिए। तो ये बेसिकली कोर्स जो होता है फॉर 9th एंड 10th के लिए किया जाता है, प्री फाउंडेशन कोर्स, जिसमें 9th एंड 10th के स्टूडेंट अपीयर हो सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए मैथमेटिक्स चैप्टर से रिलेटेड, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में कुछ आपको बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स करूँगा, और वो चीज़ें आपके लिए फर्दर फॉर द लॉन्ग टर्म इट इज़ वेरी मच यूज़फुल फॉर यू, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी उस केस में कि जब आप कोई ओलंपियाड से रिलेटेड एग्ज़ाम या सपोज़
NTSC एग्ज़ामिनेशन को आप फेस करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड मैथ्स में एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट हम डील करने जा रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है प्री फाउंडेशन कोर्स, दैट इज़ PFC। इसमें मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हालांकि एक इनिशियल लेवल पर अगर देखा जाए तो आपका जो चैप्टर 1 है दैट इज़ वी कैन से नंबर सिस्टम, उसमें ही वेरियस टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में इस पर्टिकुलर चैप्टर में दिया है। पर अदर देन योर रेगुलर कोर्स, अदर देन योर एकेडमिक कोर्स और सिलेबस, हम चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट हटके इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। इस सेशन के लिए, हालांकि चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है और बेसिकली हम नंबर सिस्टम में जो मेन नंबर्स के बारे में जिसमें डिस्कशन करेंगे वो इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स। ये इन नंबर्स के बारे में मेनली डिस्कशन किया जाएगा कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स व्हाट आर दे, किस तरह से होते हैं और उनका क्या यूटिलिटीज़ है हमारे इस तरह के कंटेंट और सिलेबस में, और इस तरह के क्वेश्चंस को हम इजी मैनर में कैसे सॉल्व कर सकें। तो क्लास 9 से रिलेटेड नंबर सिस्टम में जिस मेन 2 नंबर्स के बारे में हमें डिस्कशन करना है दैट इज़ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। पहले तो अपन बात समझे डेफिनेशन से रिलेटेड कि अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ अ रैशनल नंबर एंड व्हाट इज़ इरेशनल नंबर, तो हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which can be written in the form of P by Q, where P and Q both are integers and Q is not equals to 0। मीन्स P by Q के फॉर्मेट में लिखे गए वो सारे नंबर्स जिसमें दोनों नंबर्स दैट इज़ इंटीजर्स हों। इंटीजर्स का मतलब होता है कंप्लीट नंबर, मीन्स विदाउट डेसिमल, विदाउट फ्रैक्शन। कंप्लीट नंबर मीन्स नेचुरल नंबर प्लस 0 मिलाते थे तो होल नंबर्स मिलता है। 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। इंक्लूडेड 0 कर दिया होल नंबर्स, और उसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इसमें ऐड कर दिया जाए, मतलब लाइक 1 2 3 4 नेचुरल है, सो ऑन, 0 इंक्लूड कर दिया होल नंबर हो गया, और इसमें निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर दें तो दैट कंप्लीट सेट बिकम इंटीजर्स हो जाता है। दिस इज नोन एज इंटीजर्स कहा जा रहा है। तो ये द कंप्लीट सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स, दोनों नंबर इंटीजर्स हों लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो 0 ना हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स कहा जाता है। तो जिसका डिनोमिनेटर 0 ना हो उसको हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं, ऐसे इंटीजर्स के रेशो को। 0 होने पर वो नंबर क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, इसलिए दैट इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वाले में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जस्ट लाइक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो कुछ एग्जाम्पल अगर हम कंसीडर करें, जस्ट लाइक 3/5 माइनस का 4/7, 2 भी एक रैशनल नंबर है बिकॉज 2 कैन बी रिटन एज, जिसके डिनोमिनेटर कुछ नहीं होता तो 1 होता है। 2/1 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। 0 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर बिकॉज 0 कैन बी रिटन एज 0/1। तो दीज आर सम रैशनल नंबर्स आर देयर। ध्यान ये रखना कि डिनोमिनेटर 0 ना हो, क्लियर। तो इन सारे नंबर्स को अपन कहते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में अगर देखा जाए तो दे आर 2 फीचर्स। रैशनल नंबर के 2 फीचर्स होते हैं मेनली। आइदर ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन नेचर। ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन नेचर। टर्मिनेटिंग इन नेचर का मतलब होता है कि आफ्टर सम स्टेप्स के बाद में जब आप किसी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो आफ्टर 1 और मोर स्टेप्स द रिमाइंडर गॉट 0, रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल जाती है। उस तरह के नंबर्स को हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। आफ्टर 1 और 2 और 3 और 4, मान ली मैक्सिमम 6 और भी कुछ हो सकते हैं, बट आफ्टर फ्यू डिजिट्स द रिमाइंडर बिकम 0 हो जाता, तो ऐसे नंबर को आप लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर्स। इज इट क्लियर? जस्ट लाइक अगर देखा जाए तो 7/5
इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। अगर आप इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो 1.4, एक डेसिमल के एक डिजिट के बाद ही ये नंबर टर्मिनेट हो गया। ओके, इसी तरह से किसी भी पर्टिकुलर नंबर को लाइक 13/2 है 6.5, ये देख रहे हैं आप। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं दे आर टर्मिनेटिंग इन नेचर्स। तो रैशनल नंबर ये सारे 7/5, 12, 13/2 दीज आर ऑल आर रैशनल नंबर्स। तो कुछ ऐसे रैशनल नंबर्स होते हैं जो टर्मिनेटिंग इन नेचर होते हैं, कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर हो। अगर नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर होते हैं तो वो नंबर्स, लेकिन आपस में इसमें खास बात होती है कि वो उनके आफ्टर डेसिमल के बाद के जो डिजिट्स होते हैं उसमें एक पर्टिकुलर डिजिट के बाद या आफ्टर जस्ट आफ्टर डेसिमल जो डिजिट्स आपको मिलते हैं वो रिपीटेड मैनर में होते हैं। एक उसका स्टैंडर्ड एक सीक्वेंस होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न को वो फॉलो करते हैं। उनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर की वैल्यू कभी ज़ीरो तो नहीं आती, बट वो नंबर्स डेसिमल के बाद एक पर्टिकुलर प्लेस या जस्ट आफ्टर डेसिमल जो डिजिट की अकरेंस होती है, प्रेजेंस होती है, वो हमेशा रिपीटिंग नेचर की होती है। जस्ट लाइक अगर हम 2/3 को बोला जाए तो इसका रिजल्ट होता है 0.6666, सो मैनी 6। इसको इन शॉर्ट जो डिजिट रिपीट होना शुरू हुआ है उसके ऊपर, जो डिजिट बार बार आना शुरू हुआ है उसके ऊपर हम बार का सिंबल लगा देते हैं। 0.6 बार, दैट मीन्स 6 डिजिट जो रिपीट हो रहा है। तो 2/3 का रिजल्ट 0.666, इस तरह से अपन ने वैल्यू बताई। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यू कैन चेक जस्टिफाई। हाँ, 10/3 तो आपका 3.333, सो मैनी 3, तो आप 3 रिपीट तो हो रहा है, पहला भी 3 आ रहा है, लेकिन डेसिमल के बाद की जो प्रोसेस होती है उसी में आपको यू हैव टू अप्लाई अ साइन ऑफ बार। बार का सिंबल जो है आपको इमिडिएटली आफ्टर द डेसिमल, जैसे अगर रिपीटेड हो रहा है तो इंटीजर नहीं, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं उनमें देखना कि कौन सा डिजिट रिपीट हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, उस पर आप बार का सिंबल लगाते हैं। तो 10/3 = 3.3 बार। ऐसे सो मैनी नंबर्स जो टर्मिनेटिंग तो नहीं है लेकिन रिपीटिंग ज़रूर होते हैं। तो ये दोनों फीचर्स होते हैं रैशनल नंबर्स के। दीज आर द फीचर्स ऑफ रैशनल नंबर। आइदर ऑल रैशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग इन नेचर और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डिजिट्स, है ना। ये ऐसा कॉन्सेप्ट होता है रैशनल नंबर्स का। अब बात आती है कि व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स हमें किसे कहते हैं? तो इरैशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिनको अगर सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो जिनको p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं। अब कैसे नंबर्स ऐसे हैं जिनको p/q फॉर्मेट में नहीं लिख पाते हैं? तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है कि ऐसे नंबर्स अगर इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो नेचर वाइज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग वाले डिजिट्स को हम लोग जो है दैट इज नोन एज इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर से अगर हम न्यूमरेटर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा, दैट इज़ अ नॉन टर्मिनेटिंग। एंड डेसिमल के बाद में जो डिजिट्स आते हैं उनका कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं होगा, उनके रिपीटेशन का स्टैंडर्ड कोई फॉर्मेट नहीं होगा कि रिपीटेशन में 0.13 13 13 इस तरह के कोई भी रिपीटेशन के चांसेस नहीं होते हैं। रिपीटेड मैनर का कोई भी स्टैंडर्ड सीक्वेंस नहीं होता, उसको हम लोग कहते हैं इरैशनल नंबर। जस्ट लाइक 3.2813482739 ... आप देख रहे हैं कि कोई भी डिजिट कभी भी आ जा रहा है। जहाँ पे 2 के बाद में 8 आया था, यहाँ 8 के बाद में 2 आया है, यहाँ 3 के बाद में 4 था, यहाँ 3 के बाद में 9 है। तो देर इज़ नो सीक्वेंस कि 8 के बाद में यहाँ 1 था, यहाँ 8 के बाद में 2 है। देर इज़ नो सीक्वेंस ऑफ द रिपीटेशन। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये डॉट डॉट बताते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग इन नेचर है। और साथ ही साथ ये आपको बताएगा कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, या 0.2301
2300 2300 23 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के भी जो नंबर्स हैं, डिजिट रिपीट हो रहा है लेकिन उनके बीच में जो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं दे आर नॉट कांस्टेंट, फिक्स नहीं है। यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं। अगर मान लीजिए 2 3 के बाद में ज़ीरो एक ही रहता या 2 ही रहते, फिक्स रहता, हमेशा नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फिक्स है, तो वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो इंसर्ट किए जा रहे हैं डिजिट्स के बीच में, इफ़ दे आर नॉट कांस्टेंट वैल्यू, मींस फिक्स नहीं है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 ज़ीरोज़ आर देयर, तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं दे आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग इन नेचर्स, दैट इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। ये तो इर्रेशनल नंबर्स हो गए। अब इसके बाद अपन को ये देखना है कि मान लीजिए इर्रेशनल नंबर्स को और कैसे होंगे जो इर्रेशनल नंबर्स डिक्लेयर किए जाते हैं। तो इर्रेशनल नंबर्स एक और भी होते हैं जिसमें अंडर रूट के अंदर, मतलब जो स्क्वायर रूट का सिंबल होता है उसके अंदर मान लीजिए कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, अंडर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो ऐसे भी नंबर्स को हम लोग जो है दैट इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर्स कहते हैं, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। परफेक्ट स्क्वायर तो आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे कि जिसमें उसी नंबर का मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर मिलते हैं दैट इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 इंटू 1 से मिलता है, 4 2 इंटू 2 से मिलता है, 9 3 इंटू 3 से मिलता है, 16 4 इंटू 4 से मिलता है। दीज आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर्स, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। इनके इन बिटवीन जो बीच में नंबर्स रह जा रहे हैं वो सारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे 2, जैसे 3, 4 रैशनल है, 4 सॉरी परफेक्ट स्क्वायर को स्किप कर दिया, तो √5 है ना, √6। दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, √2 √3 √5 √6, दीज आर द नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके स्क्वायर रूट को हम लोग जो है इर्रेशनल नंबर्स भी कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर जो एग्जांपल है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स एंड दीज आर द सिंपल एग्जांपल्स एज वी कैन से रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर्स हैं ये, और ये दीज आर इर्रेशनल नंबर। तो बेसिक कैटेगरी जो मेनली हम लोग को कवर करना था नंबर के टाइप्स में, वो है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। अब आपको शायद कुछ हद तक क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर्स। इन पर बेस्ड ये बेसिक कुछ आइडिया था कि अबाउट द रैशनल एंड इर्रेशनल के बारे में। अब सवाल ये होता है कि इर्रेशनल और रैशनल नंबर जो हैं, क्लियर, इनको हम लोग जो इस प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी, एक प्रोसेस होती है जिसको अपन सभी लोग जानते हैं अबाउट द रैशनलाइजेशन। एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा अपन पढ़ें और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को डील करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन? रैशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस। कई बार हमारे पास कोई ऐसे टर्म होते हैं जिसका न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई भी एक पर्टिकुलर टर्म है, जिसको हमें, जिसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर का जैसे रैशनल टर्म है, उसको एक प्रोसेस, एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू, एक ऐसा टर्म जिसका डिनोमिनेटर इरैशनल है, आपको एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू उसको रैशनल बनाया जाए। इरैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो है जिस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू इरैशनल डिनोमिनेटर रैशनल डिनोमिनेटर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस का नाम रैशनलाइजेशन कहलाता है। उस प्रोसेस का नाम रैशनलाइजेशन कहलाता है। अब एक इरैशनल टर्म कैसे रैशनल में कन्वर्ट होता है? तो इरैशनल टर्म रैशनल में कन्वर्ट होने के लिए हमें एक पर्टिकुलर इरैशनल टर्म से, है ना, इरैशनल टर्म से हमेशा क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं। इरैशनल टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, और उस इरैशनल टर्म को, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करके हम इरैशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं, उसको कहा जाता है रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट इज नोन एज RF। RF क्या है? दैट इज अ रैशनलाइजिंग फैक्टर।
कि एक ऐसा पर्टिकुलर टर्म जिससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप एक इरेशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट करते हो, दैट इज़ नोन एज रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो उसी रैशनलाइजिंग फैक्टर से रिलेटेड आज कुछ हम चीज़ें डिस्कशन करने जा रहे हैं, और जिसमें ये पार्ट जो बेस्ड है रैशनल और इरेशनल नंबर्स पर, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? एक ऐसा इरेशनल टर्म, एक इरेशनल टर्म होता है जिसको इरेशनल टर्म में मल्टीप्लाई करके आप उस इरेशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट करते हो, तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया जाए दैट इज़ कॉल्ड रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो आज जो ये टॉपिक है बेसिकली इसी पर बेस्ड है कि आपको कुछ नंबर्स रैशनल टर्म्स दिए जाएंगे, उनका आपको आरएफ यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना है कि वो रैशनलाइजिंग फैक्टर उस पर्टिकुलर टर्म का क्या होगा। तो मान लीजिए आपके पास एग्जांपल में हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड रैशनलाइजिंग फैक्टर, दैट मीन्स आरएफ ऑफ, क्लियर? आरएफ निकालना है किस चीज़ का? फर्स्ट एग्जांपल हमने पास कंसिडर किया, मान लीजिए √2 है, इसको हमें रैशनल है √2, उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अभी वी आर नॉट कंसिडरिंग कि ये टर्म जो है वो डिनोमिनेटर में रूट या न्यूमरेटर पे है, हम एक जनरल वे देख रहे हैं कि अगर √2 हमारे पास कोई भी इरेशनल टर्म है तो हम किस इरेशनल टर्म से मल्टीप्लाई करके उसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकेंगे, वो रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। अभी हम वी आर डिस्कसिंग नॉट कि ये डिनोमिनेटर पे न्यूमरेटर पे एक जनरल इरेशनल टर्म है तो उसको कैसे रैशनल बनाएंगे। तो सबसे पहले ये कि रूल ये है, रूल कि मान लीजिए अगर ये पर्टिकुलर स्क्वायर रूट के अंदर का टर्म अगर प्राइम नंबर है, सभी लोग जानते होंगे प्राइम नंबर के बारे में कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनमें से एक नंबर 1 कंपलसरी होता है और सेकेंड नंबर इटसेल्फ होता है। बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है और वो खुद इटसेल्फ है। तो जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, इन सब के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 2, 3 के 2 फैक्टर्स 1 3, 5 के 2 फैक्टर्स 1 5, 7 के 2 फैक्टर्स 1 7। दीज आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। इनमें एग्जैक्टली इनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं। तो ब्रैकेट यानी अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर मान लीजिए सपोज हमारे पास कोई टर्म है वो इरेशनल टर्म है और वो प्राइम है, तो उसका बेस्ट ऑप्शन होता है कि उसका रैशनलाइजिंग जो फैक्टर होगा वो वही नंबर होता है जो यहाँ पे लिखा है। जैसे √2 है तो उसमें हमारे पास जो आरएफ फैक्टर होगा दैट इज़ अगेन √2 होगा, बिकॉज √2 इंटू √2 हम रूल जानते हैं एक्सपोनेंट्स के, और वी कैन से रैशनल टर्म से रिलेटेड एक्सपोनेंट से रूल जानते हैं कि अगर सेम नंबर है तो वो हमेशा √a इंटू √a दैट बिकम a हो जाता है। कैसे होता है? क्योंकि √a इंटू √a दैट इज इक्वल टू √a इंटू √b दैट बिकम √a इंटू b होता है सिंगल स्क्वायर रूट के अंदर। और अगर वो सेम नंबर है और यहाँ पर इंडेक्स, अभी अपन देखेंगे सर्ड्स के बारे में अभी फ़िलहाल स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट में जो नंबर्स बनना चाहिए वो 2 नंबर के पेयर्स में, जैसे 2 जो है इसके 2 नंबर्स का पेयर है, तो जिनकी पेयरिंग फॉर्मेशन हो जाती है वो अंडर रूट से फ्री हो जाते हैं। यानी √2 इंटू √2 अगर 2 का पेयर बन गया तो इट इज़ फ्री फ्रॉम अंडर रूट हो जाएगा, दैट बिकम √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। 2 क्या है? एक रैशनल टर्म है, और √2 क्या था? वो एक इरेशनल टर्म था। तो हमने इरेशनल को रैशनल में कन्वर्ट किया बाय द हेल्प ऑफ मल्टीप्लाइंग अ पर्टिकुलर इरेशनल टर्म, और हमारे पास जिस टर्म से हमने मल्टीप्लाई किया है वही हमारा आरएफ या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। √2 को सबसे स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं कि बड़े से बड़ा, सबसे स्मॉलेस्ट इरेशनल टर्म से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबसे स्मॉलेस्ट इरेशनल टर्म जो है, जो किसी इरेशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट कर रहा है, वही हमारा आरएफ या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? तो √2 का आरएफ क्या है? दैट इज अगेन √2 का आरएफ जो है, √2 इज द आरएफ ऑफ √2। √2 का आरएफ कितना है? √2 है।
ऐसे ही मान लीजिए अगर हम सपोज सम अदर एग्जाम्पल्स अगर कंसीडर करते हैं तो उनमें देखिए क्या रिजल्ट्स मिलेगा अपन को। फॉर एग्जांपल इसी तरह से कोई और प्राइम नंबर हम कंसीडर करें, सपोज √3 है, तो इसका RF क्या अपन को मिलेगा, √3, बिकॉज √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल टू 3 हो जाए। ऐसे कोई √5 है, √7 है, √11 है, तो उनका लिए RF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट इज द सेम स्क्वायर रूट टर्म ऑफ दैट प्राइम नंबर, वही उसका आंसर होगा। अगर मान लीजिए कुछ एग्जांपल हमें इस तरह से मिला कि 3√5 का RF टर्म बताइए, रैशनलाइजिंग फैक्टर बताना अपन को। तो जैसे ये पार्ट 3 रैशनल है, √5 इरैशनल है, रैशनल में इरैशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो ओवरऑल ये टर्म इरैशनल है। ओवरऑल ये टर्म क्या है, रैशनल इंटू इरैशनल इज इक्वल्स टू इरैशनल। ओवरऑल ये इरैशनल टर्म है जिसके दो पार्ट है, एक 3 और एक √5, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 इज अ रैशनल टर्म एंड √5 इज अ इरैशनल टर्म। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है रैशनल टर्म में। तो 3 ऑलरेडी रैशनल टर्म है, उसको हम क्यों रैशनल में कन्वर्ट करिए पहले से। तो जो इसका इरैशनल पार्ट, अगर कभी इरैशनल पार्ट जो रह गया है उसी को हमें रैशनल कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि रैशनल के साथ में टर्म जो इरैशनल टर्म आ रहा है उनके बीच में सिंबल अगर मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, सिंबल अगर मल्टीप्लाई का लगा हुआ है, तब हम देखते हैं कि जो इरैशनल पार्ट है, जो उसका इरैशनल पार्ट है वही RF के लिए जनरेट होगा। RF इज इक्वल टू √5 होगा, बिकॉज 3 इज ऑलरेडी अ रैशनल नंबर। सो हमें √5 को ही जो इरैशनल टर्म है उसको रैशनल में कन्वर्ट करना है। तो दैट इज ओनली √5 इज द टर्म जो कि क्या है हमारे पास इस तरह का टर्म है जिसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि √5 इज द ओनली टर्म जिसको हमें रैशनल बनाना है। तो √5 को रैशनल बनाने के लिए रैशनल टर्म से मल्टीप्लाई करना स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज अगेन √5 इज अ प्राइम नंबर। सो √5 हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर हो गया कि जिससे अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में 3 ऑलरेडी 3√5 मतलब 3 इंटू √5 है, √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 5। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास कितना मिल गया, 15। तो ये 15 इज़ अ रैशनल टर्म और 3√5 क्या था, वो इरैशनल टर्म था। दैट इम्प्लाइज हमने √5 से मल्टीप्लाई करके इस पर्टिकुलर टर्म को रैशनल में कन्वर्ट किया, दैट इज √5 इज द RF ऑफ 3√5। इज इट क्लियर। ऐसा कोई और भी अगर एग्जाम्पल कंसिडर करें आप, 7√2 होगा तो उसका RF कितना मिलेगा अपन को, RF मिल जाएगा इसका √2। इज इट क्लियर कि जो भी इरैशनल टर्म है और वो मान लीजिए सपोज एक प्राइम नंबर के फॉर्मेट में, तो हमेशा उस तरह का जो टर्म होगा वही रैशनलाइजिंग फैक्टर फॉर्म करेगा। अगर मान लीजिए हम सम मोर एग्जाम्पल्स इसमें देखें और कैटेगरी में, तो जैसे एक एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, मान लीजिए अगर सपोज वैल्यू मिल रही है अपन को √20, कुछ एग्जाम्पल देखा √20, अगर उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो √20 में 20 जो है वो इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स अ कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर है, दैट इम्प्लाइज ये जो नंबर है इसका स्मॉलेस्ट नंबर जिससे मल्टीप्लाई करके हम इसको रैशनल में कन्वर्ट कर सकें। तो सबसे पहला स्टेप होता है इसको कि आप 20 जो कंपोजिट नंबर उसको फैक्टराइज करिए। ये देखिए 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 20, ऐसा फैक्टराइज कर लिया। इसका मीनिंग होगा 2 का पेयर बन रहा है तो 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 का पेयर नहीं है तो 1 अंदर ही रह गया। तो √20 का मतलब 2√5 है। तो सबसे पहले फैक्टराइज करिए। अब चेक करिए कि 2√5 में जैसे पिछले एग्जाम्पल में देखा था किससे मल्टीप्लाई करें कि अब ये रैशनल में कन्वर्ट हो जाए ये रैशनल टर्म। तो आंसर है कि अब √5 में 5 प्राइम नंबर है तो इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर तो ये वो नंबर जो है दैट इज़ कन्वर्ट हो पाएगा किस में, रैशनल में। 2 इंटू √5 मिलके 5 बन गया, दैट इज आंसर इज 10, दैट इज रैशनल है। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, √5 से। तो √5 क्या होगा, दैट इज द RF। rationalizing factor of 2√5 is rationalizing factor of √20 is √5। सबसे स्मॉलेस्ट वो इरेशनल टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पर एक पर्टिकुलर इरेशनल टर्म
जो है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज़ नोन एज हमारे पास RF कहलाता है। इज इट क्लियर? एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 147 का अंडर रूट। मान लीजिए एग्जांपल अपने पास देखते हैं, अंडर रूट 147, इसका रिजल्ट क्या होगा? तो 147 का जो अंडर रूट है, अगेन 147 इज़ अ प्राइम नंबर, सो इसका मतलब है इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो 3 × 7 × 7 आएगा। क्लियर? अगेन वी आर सीइंग दैट कि हमें 7 का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब हुआ दैट्स 7√3 हुआ। ठीक है, तो वो जो 7 पेयर बना इसका अंडर रूट से हमारे पास टर्म वो बाहर आ जाएगा, तो ये जो टर्म हुआ दैट इज 7√2 हुआ, 7√3 आया। इसमें अब जो है वो 3 जो है इरेशनल टर्म है, इसको हमें, और जो प्राइम है ना, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, सो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सेम काइंड ऑफ नंबर से, √3 से। 7 इज़ ऑलरेडी अ रैशनल, सो ओनली √3 से मल्टीप्लाई करके यू कैन कन्वर्ट इनटू, इसकी जो पेयरिंग बन रही है अपने पास दैट इज 7 × 3 का पेयर बना, और √3 × √3 दैट बिकम 3 आ जाता है। तो ओवरऑल नंबर कितना आ गया? ये 21 हुआ, जो कि क्या है? रैशनल है। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया? बाय यूजिंग √3 से मल्टीप्लाई किया, तो √3 को अपन क्या कहेंगे? दिस इज द RF। तो √3 इज द RF, या RF ऑफ √147 इज इक्वल्स टू कितना आएगा? √3 है। 147 का अंडर रूट का RF रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? इट्स अ √3। द मिनिमम टर्म through which we multiply to get a particular irrational term which converts irrational term into a rational one is known as rationalizing factor कहलाता है। तो वही टर्म आपके पास rationalizing factor का एक एग्जाम्पल ऐसा कुछ हो सकता है। अब अगर मान लीजिए हमने एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से देखे कि जिसमें दो टर्म के बीच में आइदर प्लस और माइनस का साइन है, जैसे √2 + 1 ये सिंगल टर्म है, ये रैशनल पार्ट है, ये रैशनल है। पिछले एग्जाम्पल्स में हमने देखा था कि इनके बीच में जो साइन था वो बाय डिफ़ॉल्ट मल्टीप्लाई का था, लेकिन अब यहाँ पर बीच में जो साइन है वो प्लस और माइनस का है। अगर दो टर्म हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है, तो उनका जो सबसे इजी और सबसे स्मॉलेस्ट टर्म जो होता है, जो उनको इरेशनल टर्म को ओवरऑल रैशनल में कन्वर्ट करेगा, वो उनके कॉन्जुगेट्स होते हैं, वो उनके कॉन्जुगेट्स होते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब टर्म वही रहेंगे लेकिन साइन अपोजिट। अगर हम √2 + 1 में उसके कॉन्जुगेट मतलब टर्म्स आर सेम बट ऑफ द अपोजिट साइन, अगर यहाँ पे a + b है तो अपन a - b, उसका क्या होता है? कॉन्जुगेट होता है। तो अगर √2 - 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा करने से हमारे पास एक आइडेंटिटी जनरेट होती है। इसको अगर a इसको b बोला जाए और ये सेम रिपीट हो रहा है, तो ये भी a और ये b है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो यू ऑल नो कि a + b × a - b की एक आइडेंटिटी होती है, और जिसके बेसिस पर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है वो a² - b² मिलता है। तो दैट बिकम √2² - 1²। √2² मतलब √2 × √2, और √2 × √2 दैट इज़ 2, माइनस में 1 का स्क्वायर इज़ 1, आंसर इज़ 1 आ गया, जो कि क्या हुआ? एक रैशनल नंबर है। तो √2 + 1 को हमने रैशनल में कन्वर्ट किया दैट इज़ 1 में। उसके लिए हमने जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया है जिसको टर्म से, उसको हम कहेंगे दैट इज़ नोन एज RF। तो वी कैन से कि √2 - 1 जो है किसका RF है? RF ऑफ √2 + 1 का। अगर यहाँ पे प्लस होता, प्लस है तो माइनस इसका RF आ रहा है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो प्लस अपोजिट साइन का जो टर्म होता है दैट वुड बी द RF या रैशनलाइजिंग फैक्टर कहलाता। तो √2 - 1 √2 + 1 का फैक्टर है, और √2 + 1 जो होता है वो √2 - 1 का रैशनलाइजिंग फैक्टर होता। कि अगर ये टर्म में हमने देखा कि जो दो टर्म हैं उनमें अगर प्लस या माइनस का साइन हमें दिया गया है, तो उनमें अपोजिट साइन का जो टर्म होगा, टर्म्स आर सेम बट ऑफ द अपोजिट साइन, वो उसके लिए RF का रोल प्ले करता है। जैसे और एग्जांपल अगर हम देखा, मान लीजिए सपोज √3 + √5 है, अगर हमें इस पर्टिकुलर टर्म का RF कैलकुलेट करना है, तो यह a + b का फॉर्मेशन है, तो जो a - b होगा दैट बिकम RF होगा। तो इसका अगर हम RF की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा √3 - √5, a + b का a - b और a - b का a + b।
क्योंकि अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट कि इसमें एक आइडेंटिटी लगेगी, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से जो इरेशनल वाला पार्ट है दैट विल कन्वर्ट इनटू रैशनल वन। √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, दैट इज आंसर इज -2। तो ये था इरेशनल टर्म। हमको फाइनली रिजल्ट में मिला एक रैशनल टर्म। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें? जिस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ा उसको हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड RF। तो √3 प्लस √5 का RF फैक्टर यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? √3 माइनस √5। ऐसे सो मेनी एग्जाम्पल्स जिसमें आप इस तरह की वर्किंग को ला सकते हैं कॉन्सेप्ट में। जस्ट लाइक कि अगर हम बात करते हैं 2√5 माइनस में 4√3 का, अगर ये क्वेश्चन है कि 2√5 माइनस 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, तो बट ऑब्वियस है कि दो टर्म्स हैं ये, और टर्म्स आपको सेम लेना है लेकिन साइन अपोजिट करना है। तो 2√5 माइनस 4√3 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या हुआ? 2√5 प्लस 4√3 हुआ। बिकॉज ऑफ दैट इनसेंस को मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी के अकॉर्डिंगली आइडेंटिटी बनेगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करने का कॉन्सेप्ट होता है कि जो रैशनल है उसका स्क्वायर करिए और इरेशनल टर्म का और आपस में मल्टीप्लाई करिए। तो 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5, 4 16, √3 का स्क्वायर 3, दैट इज 20, 16 3 is 48। आंसर इज माइनस का 28 इज द वैल्यू ऑफ रैशनलाइजिंग। तो ये रैशनलाइज करने पे ये रैशनल टर्म आ गया। इट इज़ इनिशियली इट इज़ गिवन दैट कि ये हमारे पास एक रैशनल टर्म इरेशनल टर्म था, और फाइनली हमने मल्टीप्लाई करा, तो जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया उसी को हम लोग कहेंगे दैट इज कॉल्ड इट्स RF। इज इट क्लियर कॉन्सेप्ट? अब बात करते हैं जैसे स्क्वायर रूट के अलावा ऐसे कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिसमें आप रैशनलाइजिंग फैक्टर को सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। तो इट इज़ नथिंग बट कि जैसे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको अपन कहते हैं सर्ड्स। सर्ड्स का मतलब होता है किसी भी बेस की कोई भी पर्टिकुलर पावर जो कि फ्रैक्शंस में हो, एक पर्टिकुलर टर्म की पावर जो फ्रैक्शन में हो, इस तरह के टर्म्स को हम लोग सर्ड्स कहते हैं। जैसे इसका जो कॉमन सिंबल होता है दैट इज द nth रूट ऑफ a, इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है nth रूट ऑफ a। दिस इज nth रूट ऑफ a। अगर पावर के टर्म्स में हम बात करें तो इसका मीनिंग होता है a रेज़ टू द पावर 1/n। यहाँ पर जो n है इसको कहा जाता है इंडेक्स, इट इज़ नोन एज इंडेक्स। और ये जो पर्टिकुलर नंबर है दैट इज़ कॉल्ड बेस कहा जाता है। जो नंबर स्क्वायर रूट और सिंबल इसके अंदर रखे जाते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेस, और जो इसकी इस पर्टिकुलर टर्म में ये n√a नहीं है, nth रूट ऑफ a, अंडर रूट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू होती है। इंडेक्स ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स इस नंबर को, इस बेस वैल्यू को कितने बार मल्टीप्लाई करेंगे कि आपका वो पर्टिकुलर नंबर जो बेस है वो उस अंडर रूट, क्यूब रूट या जो भी सर्ड्स है उससे वो फ्री हो पाएगा। उसको हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो गेट अ पर्टिकुलर टर्म इज फ्री फ्रॉम दैट। जैसे अगर हम बात करें कि अगर अंडर रूट a की बात करें तो कोई भी इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट अगर किसी भी अंडर रूट के अंदर, किसी भी क्यूब रूट या इस तरह के सर्ड्स के अंदर कोई भी जो नंबर दिया जाता है उसके अगर अंदर इंडेक्स नहीं मेंशन किया तो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स उसका 2 होता है। अगर नहीं मेंशन किया, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के सेम होते हैं कि जब इंडेक्स मेंशन ना करे तब बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्स 2 माना जाता है, जिसको अपन स्क्वायर रूट कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर टर्म के लिए जो हमारा इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है कि गिवन नहीं है तो 2 है, बाकी उस अदर जितने भी होंगे उसके लिए अपन को मेंशन किया जाएगा इंडेक्स। कि इंडेक्स का मतलब होता है कि इतने टाइम्स आप बेस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल गेट की फ्री फ्रॉम, वो हो जाएगा अपने जो अंडर रूट्स है या क्यूब रूट्स हैं इनसे, सर्ड से फ्री हो जाएगा वो पर्टिकुलर टर्म अगर आप उस टर्म को इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो। इज़ इट क्लियर? तो ये दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्ड्स होता है। तो सर्ड्स के भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल देख लेते हैं हम जिसमें एक पर्टिकुलर टर्म को का रैशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए अगर हमें आए सर्ड्स में। जैसे मान लीजिए अपन को एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, फर्स्ट एग्जाम्पल कि क्यूब रूट ऑफ 2
क्यूब रूट ऑफ 2 का रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, फाइंड द आर एफ, है ना। क्वेश्चन सभी में कॉमन सिंटेक्स है, इट्स अ फाइंड द आर एफ ऑफ दिस पर्टिकुलर। तो क्यूब रूट ऑफ 2 है, क्यूब रूट ऑफ 2 जो लिखा गया है इसका मतलब है इसके अंदर अभी एक ही नंबर है, दैट इज 2, प्राइम नंबर है, 1 टाइम रिपीटेड है। अगर हमें इस पर्टिकुलर नंबर या बेस को सर्ट से फ्री करना है, एक नॉर्मल रैशनल नंबर के टर्म्स में लेकर आना है, तो मिनिमम किस टर्म से मल्टीप्लाई करें। तो कोई भी क्वेश्चन अगर सर्ट्स में दिया है तो उसका आरएफ भी सर्ट्स के टर्म्स में होगा, सर्ट्स के टर्म्स में होगा, इंडेक्स सेम रहेगा, लेकिन बेस वैल्यू कितनी अपन को कंसीडर करना है ये देखना है। जैसे हम देख रहे हैं कि क्यूब रूट ऑफ 3 का मतलब है कि जब इंडेक्स 3 है यहाँ पर, इट मीन्स जब तक कि वो गिवन बेस नंबर 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट नहीं हो जाता तब तक वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो सर्ट से फ्री नहीं आएगा। सो 1 टाइम 2 इज़ देयर। तो अगर हमें इस पर्टिकुलर नंबर में जो हमें ये दिया गया है इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर लें कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो रैशनल में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सेम इंडेक्स वाले नंबर ही आपस में जो है वो मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन अगर करना भी हमें और उनको एक ही सर्ट्स में कन्वर्ट करना है, सिंगल सर्ट्स में लेकर आना है, तो इंडेक्स उनका सेम होना चाहिए। तो सेम इंडेक्स लेकर अगर मान लीजिए हमने वर्किंग को परफॉर्म किया, क्लियर, तो एक 2 है, इंडेक्स 3 बता रहा है कि हमें 3 टाइम्स ऑफ 2 की रिक्वायरमेंट है, 3 टाइम्स ऑफ 2 रिक्वायर्ड है तब जाकर वो सर्ट से फ्री होगा। 1 टाइम इज़ प्रेजेंट, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स और लेना पड़ेगा, तब जाकर इंडेक्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सर्ट से फ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेम इंडेक्स लेना है, जितने बार लेना है वो इंडेक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, जितने बार प्रेजेंट है उतने से कम कर दीजिए। जैसे 1 टाइम प्रेजेंट है तो 3 टाइम्स चाहिए, तो 2 एडिशनल टाइम्स 2 आर रिक्वायर्ड। तो 2 बार 2 की रिक्वायरमेंट थी तो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसको लिखा, ताकि अब जो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट nth रूट ऑफ a रूल जो होता है nth रूट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय nth रूट ऑफ b इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a इंटू b होता है। तो ये रूल के थ्रू हम इस नंबर को आपस में मर्ज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 टाइम और 2 टाइम इधर। अब कितने कितने की पेयरिंग बननी है, जैसे स्क्वायर रूट में सिर्फ 2 की पेयरिंग बनती है क्योंकि उसका बेस जो भी हो इंडेक्स हमेशा 2 होता है, इन्हें 2 बार पेयरिंग। ऐसे में क्यूब रूट लिखा हुआ, अगर ये इसको पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ 8, तो दैट इम्प्लाइज कि क्यूब रूट ऑफ पर्टिकुलर नंबर मीन्स बेस कितने बार रिपीट होना चाहिए, 3 टाइम्स, और 3 टाइम्स होगा तो वो पर्टिकुलरली एक पेयर बनेगा और वो फिर सर्ट से फ्री आ जाएगा। तो दैट इम्प्लाइज कि हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आती है, 2 होती है। तो ये आपके पास जब तक 3 बार होगा तब जाके सर्ट्स ये पर्टिकुलर जो बेस वैल्यू है सर्ट से फ्री होगी। दैट्स वाई आंसर इज इक्वल टू 2 है ये। तो ये इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 2 से, दैट बिकम क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4। तो अपन कह सकते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4 से हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया तब वो टर्म रैशनल में कन्वर्ट हुआ। दिस इम्प्लाइज क्यूब रूट ऑफ 4 इज आर एफ, रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ किसका, क्यूब रूट ऑफ 2 का। इज इट क्लियर। क्यूब रूट 4 जो है वो क्यूब रूट 2 का क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर है। रैशनलाइजिंग फैक्टर की कंडीशन क्या होती है कि इट्स अ टर्म रिलेटेड विथ कि हमें उसमें इस टर्म से ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करें कि आपको जो ओवरऑल टर्म मिले वो रैशनल हो। इज इट क्लियर। इसी तरह का अगर मान लीजिए अपन एग्जाम्पल नंबर 2 कंसिडर करते हैं कि 4th रूट ऑफ, मान लीजिए अपन को दिया हुआ है सपोज 4th रूट ऑफ 5, इसका आपको आर एफ या रैशनलाइजिंग फैक्टर ढूंढना है। तो उस केस में एक बार 5 है, 4 टाइम्स करना है, इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर टर्म में इंडेक्स सेम रखना है। एक बार है, 4 बार करना, तो 3 बार 5 की रिक्वायरमेंट और है, तब जाकर वो टर्म जो है फ्री हो जाएगा और इंडेक्सिंग के बाद में जो 4th रूट ऑफ 4 टाइम्स 5 आ जाएगा और आपको पेयरिंग 4 टर्म्स की पेयरिंग बनेगी, तब जाकर अंडर रूट से वो सर्ट से फ्री होगा। आंसर इस बिकम 5 हो जाएगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, इससे। दिस बिकम 4th रूट ऑफ 5 इंटू 5 दैट इज 125। तो
तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि फोर्थ रूट ऑफ 125 जो है वो RF है किसका, फोर्थ रूट ऑफ 5 का। इज इट क्लियर? ये सभी चीज़ें कभी कभी एल्जेब्रिक पार्ट में भी आती हैं। एल्जेब्रिक पार्ट में जैसे कि सपोज a² b का हमें मान लीजिए क्यूब रूट दिया हुआ है या फिफ्थ रूट निकालना है। a² b का फिफ्थ रूट को के लिए RF बताना है आपको, इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो हम कह रहे हैं 5 टाइम्स होना चाहिए कोई भी। जैसे a देख रहे हैं 2 टाइम्स है और b की पावर कुछ भी नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 टाइम है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना, फिफ्थ रूट ऑफ a 2 है, 3 और चाहिए तब जाके 5 होगा, और b 1 है तो b कितना करना पड़ेगा, 4। तो दिस इज़ वी कैन से ये इसका RF है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तब रिज़ल्ट जो है AB जनरेट होगा, क्योंकि a 5 टाइम्स और b 5 टाइम्स आ गए। a⁵5 b⁵5 का फिफ्थ रूट, तो दैट इम्प्लाइज AB की होल पावर 5 है और उसका फिफ्थ रूट है। तो कोई भी नंबर AB की पावर 5 मतलब AB जो है वो 5 टाइम्स रिपीटेड हो रहा है, मल्टीप्लाई AB इंटू AB दैट इज़ 5 टाइम्स का फिफ्थ रूट, तब जाके 5 टाइम्स हुआ तभी इंडेक्स 5 है, तब पेयरिंग बनेगी तो आंसर AB आएगा जो कि एक रैशनल टर्म है। सो इट इज़ क्लियर दैट कि इसमें सिंपल सा रूल यही है कि सर्ट्स के केस में कि जितने इंडेक्स है उतनी पावर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जितने भी टर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओके, जितने मिनिमम स्मॉलेस्ट टर्म की ज़रूरत है उसके बेसिस पर जो हमारा पर्टिकुलरली टर्म रैशनल को रैशनल में कन्वर्ट कर सके। इसका लास्ट एग्जांपल अपन एक और कंसीडर करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इंडेक्स जो दिया गया है दैट इज़ nth रूट ऑफ, अगर हमारे पास जो टर्म है x⁻n−2 इंटू y⁻n−3 का nth रूट, अगर मान लीजिए एग्जांपल आपको मिला कि इसका आपको RF कैलकुलेट करना है। दिस टाइम इंडेक्स इज n, मतलब कोई भी चीज़ अगर n टाइम्स होगी तब जाकर वो पर्टिकुलर जो पार्ट है वो फ्री फ्रॉम सर्ट्स होगा, वो बेस वैल्यू सर्ट्स फ्रॉम सर्ट्स से क्या होगी, फ्री होगी। कब, जब उतने टाइम्स उसकी रिपीटेशन होगी। जैसे x की पावर n-2 है, दैट इम्प्लाइज हमें कितना रिक्वायरमेंट है, n टाइम्स। n-2 का मतलब हो रहा है कि आपके पास इसमें n पावर में से 2 पावर कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर n-2 में हम x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल x की पावर n हो जाएगा, बिकॉज जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेस वैल्यू सेम है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के हिसाब से बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, तो दैट बिकम x की पावर n-2 प्लस 2 मिलकर ये दोनों कैंसिल होकर x की पावर n जनरेट होगा। क्योंकि इंडेक्स n है इसलिए हमें क्या करना है, x कितने बार रिपीट होना चाहिए, n टाइम्स रिपीट होगा तब जाकर वो सर्ट से फ्री होगा। तो ऑलरेडी n-2 है, यानी n तो पावर था उसमें से 2 टर्म्स लेस है, कम है, तो हमें x² से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये xn बनेगा। इसी तरह से y⁻n-3 है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें किस टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा y की पावर में n में से 3 कम है। इसका मतलब हमें nth पावर को बनाने के लिए 3 एडिशनल पावर ऑफ y रिक्वायरमेंट है। सो हमें x² y³ से मल्टीप्लाई करना है विथ इंडेक्स n। इस टर्म से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास रिजल्ट में मिलेगा कि x की पावर n-2 था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से हमारे पास और y इंटू n-3 था। जब x² और y³ को विथ nth रूट से हमने मल्टीप्लाई किया तब जाकर जो हमारे पास बेस सेम है तो पावर इस तरह से ऐड होकर y में भी nth पावर और x में भी हमारे पास nth पावर जनरेट हो रही है, xn yn, और वी कैन से xy होल रेज़्ड टू द पावर n का इंडेक्स n। और वी कैन से कि जब इंडेक्स और पावर हमेशा सेम हो जाती, जैसे 3 का स्क्वायर और आपका स्क्वायर रूट, या मान लीजिए 3 रेज़्ड टू द पावर 4 और इंडेक्स 4 है, तो इंडेक्स का मतलब है रेज़्ड टू द पावर 1 बाय दैट नंबर। 3 4 ये बेस वैल्यू, बेस क्या है 3 टू पावर 4, इंडेक्स कितना है, क्योंकि nth रूट ऑफ a का मतलब होता है a रेज़्ड टू द पावर 1 बाय n 1 बाय 4, और ये रूल ऑफ mn से
m और n जब पावर a रेज टू दी पावर m रेज टू दी पावर n हो तो पावर में पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। दैट्स वाई 4 और 1/4 मल्टीप्लाई हुआ तो रिजल्ट इज 3 आ गया। तो यही पे भी है कि अगर आपके पास पावर और इंडेक्स ये दोनों सेम हो तो इट इज़ क्लियर दैट कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, रेसिप्रोकल होता है और रिजल्ट अपने पास xy मिला जो कि क्या है, एक रैशनल टर्म है। सो वी कैन से कि हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, nth रूट ऑफ x² y³ से, तो यही कहलाएगा RF ऑफ किस नंबर का, nth रूट ऑफ x रेज टू द पावर n-2 इंटू y रेज टू द पावर n-3 का। तो दीज आर द सम कॉन्सेप्ट जो बेस्ड हैं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस पर, रैशनलाइजिंग फैक्टर पे, रैशनल और इरैशनल नंबर पे, कि आप किसी भी पर्टिकुलर नंबर को इरैशनल टर्म है उसको रैशनल में बदलने के लिए जिस इरैशनल टर्म से आप मल्टीप्लाई करते हैं दैट इरैशनल टर्म इज़ नोन एज रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो ऐसे कई ऐसे क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड लेवल पर, कई ऐसे क्वेश्चन जो NTSC स्टेज 1 स्टेज 2 लेवल पर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको एक किसी गिवन टर्म का, जो वो सिंपल स्क्वायर रूट के टर्म में भी हो सकता है और एनी सर्ड्स के फॉर्मेट में भी हो सकता है, तो आप उन बेसिक रूल को थोड़ा सा ध्यान रखें। तो उन सर्ड्स या स्क्वायर रूट वाले टर्म में हाउ टू कैलकुलेट कि आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एक गिवन इरैशनल टर्म का जो कि स्क्वायर रूट या सर्ड्स के फॉर्मेट में है, आप उनको किस तरीके से एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो जो स्मॉलेस्ट इरैशनल टर्म जिससे हम मल्टीप्लाई करके एक इरैशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इट्स रैशनलाइजिंग फैक्टर होता है। तो आज हमने मेनली रैशनल और इरैशनल टर्म्स में मेनली डिफरेंस देखा कि क्या मेजर डिफरेंस होता है दोनों में, और एक रैशनल टर्म को रैशनल में कन्वर्ट करने के लिए जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है RF, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कई बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के वेरियस क्वेश्चंस आते हैं कि इस गिवन टर्म का आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ गिवन टर्म, और उसको कैलकुलेट करने के लिए प्रोसेस हमने आज देखी। और ये इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल में काफ़ी पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस का एक पार्ट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको काफ़ी हद तक ओलंपियाड और NTSC एग्जामिनेशन में मिलेंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर आप और भी प्रैक्टिस करें, इस तरह की चीज़ों को लेकर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझें, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल में कि इरैशनल और रैशनल टर्म्स में, और कैसे हम किसी इरैशनल टर्म का रैशनलाइजिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। ये आज हमने इस लेक्चर में आज देखा। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स इस तरह के जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जाते हैं वेरियस लेवल पे, ओलंपियाड्स और NTSC से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और इस तरह के क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर आप वर्किंग करें। इसी तरह के कुछ और कॉन्सेप्ट्स इरैशनल से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर्स में हम लोग लेकर आएंगे, और उन चीज़ों में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट कि वेरियस अदर प्रॉपर्टीज़, और कैसे हम अगेन किसी पर्टिकुलर इरैशनल टर्म को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, कैसे आप उनके वेरियस अलग अलग कॉन्सेप्ट को किस तरह से सीखेंगे। मीनवाइल तब तक के लिए अभी हम यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। आने वाली क्लासेस में कुछ और नंबर सिस्टम से रिलेटेड, कुछ और उनकी वेरियस प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड हम इन चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। मीनवाइल तब के लिए थैंक यू सो मच।